उत्तर प्रदेश की राजनीति एक विचित्र से मोड़ पर आकर ठहर गई। इतनी कटुता, इतनी कटुता, और कटुता में मर्यादा की सारी सीमाएं भी ध्वस्त हो रही हैं। दो बयान विपक्ष के दो बड़े नेताओं के उत्तर प्रदेश में, और वो भी राज्य के मुख्यमंत्री और गोरक्षनाथ पीठ के पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ को लेकर। पहला बयान कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी का है। खड़गे जी ने कहा कि अगर भगवा पहनना है तो योगी को राजनीति से संन्यास ले लेना चाहिए, बाहर जाना चाहिए, राजनीति छोड़नी चाहिए उनको, वो राजनीति में नहीं रह सकते। अब ये कौन पूछे कि भाई जो भगवा पहनेगा वो राजनीति में नहीं रह सकता, ये कौन तय करेगा? माई मेरा रंग दे बसंती चोला गाया गया और भगवा हमारे यहां क्रांति का प्रतीक रहा। भगवा पहनने वाले 85 लोग संसद में, विधानसभाओं में चुनकर गए, लेकिन अब खड़गे जी कह रहे हैं कि ना, योगी जी राजनीति छोड़े क्योंकि वो भगवा पहनते, भगवा पहन के राजनीति नहीं कर सकते। दूसरा बयान समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश जी का आया। उनके दो बयान हैं। एक बयान है कि योगी जी की योग्यता की जांच कराएंगे। राजनीति में तो योग्यता की जांच इतनी ही होती है कि जनता किसको वोट दे रही है, जनता किसके माथे पर जीत का मुकुट रख रही है। खैर, और दूसरा बयान अखिलेश जी का आ गया। उन्होंने एक तारीख बताई थी पहले, लोकसभा चुनाव के तुरंत बाद योगी आदित्यनाथ हटा दिए जाएंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद से। वो तारीख निकल गई। जून में नतीजे आए थे, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 6 महीने बीत गए। योगी जी और मजबूत हो गए, अंगद का पांव। अब अखिलेश जी ने एक नई तारीख दे दी, और वो तारीख क्या है? उन्होंने कहा महाराष्ट्र का चुनाव जिस दिन खत्म होगा योगी आदित्यनाथ हटा दिए जाएंगे। लिख लो, फाइनल, आ गई डेट। लोकसभा के से पहले जो डेट दी थी अरविंद केजरीवाल और अखिलेश यादव जैसे नेताओं ने, वो डेट ध्वस्त हो गई, वो काल्पनिक तिथि हो गई। तो अब दूसरी तारीख अखिलेश जी लाए हैं, और ये बवाल बढ़ते ही जा रहा है। अभी एक दिन पहले योगी जी ने एक मंच से कहा था, चुनावी मंच से, कि पीडीए का मतलब है प्रोडक्शन हाउस ऑफ दंगाई एंड माफियाज, अपराधी। और उन्होंने कहा था इस प्रोडक्शन हाउस के सीईओ हैं अखिलेश यादव, और इसके ट्रेनर यानी जो रो दंगाई और माफिया भर्ती हो उनको कुख्यात बनाने की जो ट्रेनिंग है वो देते हैं शिवपाल। और उन्होंने कहा था मुख्तार, अतीक सब इसी प्रोडक्शन हाउस की पैदाइश रहे। यहां से बात शुरू हुई और होते होते भगवा पर आकर खड़ी हो गई। मुझे पता नहीं कि खड़गे जी इस बात से कितना अवगत है कि नहीं, कि भगवा इस देश में एक विशिष्ट स्थान रखता है। भगवा इस देश के आत्म तत्व से जुड़ा है, और वो कह रहे हैं भगवा पहनने वाला राजनीति में नहीं रह सकता। चोर राजनीति में रह सकता है, उचक्का राजनीति में रह सकता है, अपराधी राजनीति में रह सकता है, भ्रष्ट राजनीति में रह सकता है, चरित्रहीन आदमी राजनीति में रह सकता है, घपले घोटाले करने वाला राजनीति में रह सकता है, लेकिन खड़गे जी के मुताबिक संत राजनीति में नहीं रह सकते क्योंकि वो भगवा पहनते हैं। आज बहस इसी मसले पर कि आखिर भगवा से इतनी चिढ़ क्यों? राजनीति में करने वाले लोग कौन से रंग का कपड़ा पहनेंगे ये तय कांग्रेस करेगी या कौन करेगा, और कांग्रेस करेगी तो क्यों करेगी? बहुत सारे सवाल हैं। हमारे साथियों ने एक रिपोर्ट तैयार की, पर इस रिपोर्ट को देखिए, फिर मेहमानों से परिचय कराएंगे और फिर बहस में चलेंगे।
अब इसे राजनीति का रंग कहें या रंग पर राजनीति, जो भी है, देश की सियासत में भगवा गेरुआ पर ऐसा गदर मचा है कि कई दलों के धुरंधर सामने आ गए हैं और इस संग्राम की शुरुआत हुई कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के उस बयान के बाद, जिसमें बिना नाम लिए ही सीएम योगी पर निशाना साधते हुए कहा कि ये भगवा पहनकर जोड़ने के बजाय तोड़ने का काम कर रहे हैं। वो आए, कौन एक साधु के बेस में रहते हैं, लेकिन अच्छे पॉलिटिशियंस बन गए हैं, चीफ मिनिस्टर भी बने हैं और उनका गेरुआ कपड़े पहनते हैं और सर पे बाल भी नहीं रखते। तो ऐसे एक नेता है जो बीजेपी ने पैदा किए। ठीक है कि हम उससे कोई, मैं ये कह रहा हूं उनको, बीजेपी को, या तो सफेद कपड़े डालो या तो सन्यासी कपड़े डालते हो, गेरुआ डालते हो, पॉलिटिक्स से बाहर हो जाओ। भाई उसकी पवित्रता क्या रही? एक तरफ गेरुआ कपड़े डालते हो, जज साहब आपको पूछ रहा हूं, एक तरफ गेरुआ कपड़े डालते हो, दूसरों को उपदेश करते हो, बटेंगे तो कटेंगे बोलते हो, और ये क्यों डाले? अब खड़गे के बयान पर ऐसा घमासान मचा कि बीजेपी के नेताओं से लेकर सहयोगी दल और साधु संघ सब विरोध में उतर आए। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जिस ढंग से साधु महात्माओं के खिलाफ, सनातन संस्कृति के खिलाफ बयानबाजी की है, मैं उसकी घोर निंदा करता हूं। कांग्रेस पार्टी का पुराना इतिहास रहा है कि सनातन संस्कृति को चोट पहुंचाने वालों के खिलाफ, जिस ढंग से मैं कह सकता हूं मुगल आक्रांताओं ने भारत की सनातन व्यवस्था को छिन्न भिन्न करने का असफल प्रयास किया था, फिर भी सनातन धर्म, सनातन संस्कृति आज पूरी दुनिया को दिशा दिखाने का काम कर रही है। कांग्रेस पार्टी को इसके लिए माफी मांगनी चाहिए और इस प्रकार की बयानबाजी को देश की जनता कभी स्वीकार नहीं करेगी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के द्वारा देश के श्रद्धेय प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और भगवा वस्त्रधारी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के बारे में दिया गया बयान बेहद घटिया और निंदनीय है। अखिल भारतीय संत समिति इसका कड़ा प्रतिवाद करती है। इधर बटेंगे कटेंगे से शुरू हुई सियासी नारे, पोस्टर और परिभाषाओं की प्रतिस्पर्धा भी लगातार जारी है। उपचुनाव के रण में सीएम योगी ने पीडीए की एक नई परिभाषा बताते हुए कहा कि पीडीए का मतलब प्रोडक्शन हाउस ऑफ दंगई एंड अपराधी है और अखिलेश यादव इसके सीईओ हैं। इस समाजवादी पार्टी ये पीडीए की बात तो करती है, लेकिन मैं आपको बताऊं इनका पीडीए क्या है। ये प्रोडक्शन हाउस ऑफ दंगाई एंड अपराधी है। ये एक नई परिभाषा इसको हम दे रहे हैं, प्रोडक्शन हाउस ऑफ दंगाई एंड अपराधी, और इसके सीईओ अखिलेश यादव है। इनका ट्रेनर शिवपाल यादव है। अब सीएम योगी ने अखिलेश पर ताना मारा तो अखिलेश यादव भी भला कैसे पीछे रह जाते। खड़गे की तरह अखिलेश यादव ने भी निशाना साधते हुए कहा, यह संत की भाषा नहीं हो सकती। वहीं अखिलेश यादव ने कहा कि इनकी योग्यता की भी जांच होनी चाहिए। हमारे मुख्यमंत्री अंग्रेजी नहीं जानते हैं। पीडीए का फुल फॉर्म क्या निकाला उन्होंने? अभी सुना होगा, पीडीए का कोई फुल फॉर्म निकाला उन्होंने। हमें तो यही नहीं समझ पा रहा पीडीए में एच कहां से आ गया। और जो भी शब्द हैं पीडीए, जहां जहां लगे होंगे उनसे ये नफरत कर रहे हैं। ये पीडीए से नफरत नहीं करते हैं, ये पिछड़ों से नफरत करते हैं, ये दलितों से नफरत करते हैं, ये हमारे आदिवासी भाइयों से नफरत करते हैं, ये हमारे अल्पसंख्यक भाइयों से नफरत करते हैं। बहरहाल कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के शब्दों पर जहां सियासी संग्राम मचा है, वहीं सीएम योगी और अखिलेश यादव में भी वाक युद्ध चल रहा है।
ऐसे में सवाल ये, भगवा पर जो मचा है कलेश, उसका क्या है संदेश? क्या फाउल खेल गए खड़गे और अखिलेश? भगवा पर तनाव क्यों? मेहमानों साहब का परिचय करा दें। आनंद दुबे जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, आनंद जी का स्वागत है। अशोक यादव जी हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, अशोक जी का स्वागत है। विवेक नारायण जी हैं, कांग्रेस के नेता, विवेक जी का बहुत स्वागत है। मनीष गुप्ता जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक, मनीष गुप्ता जी का बहुत बहुत स्वागत। मनीष जी, आपसे बात शुरू करूंगा, फिर राजनीतिक लोगों के पास जाऊंगा। कांग्रेस प्रेसिडेंट ने कहा कि अगर राजनीति करनी है तो सफेद पहनिए, भगवा पहन के सियासत नहीं करो, बाहर जाओ। सियासत में कौन से रंग का कपड़ा पहनने ये कांग्रेस तय करेगी? ये कोई संविधान सभा में तो पारित हुआ नहीं था प्रस्ताव। मनीष जी। अमिताभ जी, ऐसा लग रहा है कि विपक्ष या सत्ता दोनों ही मूल मुद्दे से भटक रहे हैं। मुद्दे कहां हैं और कहां चल रहे हैं, इसका एक स्पष्ट तर्क यह है कि अगर आज भाजपा की सरकार या एकनाथ शिंदे की सरकार महाराष्ट्र में है तो वो रेलिवेंट मुद्दे उठाए ही नहीं जा रहे। होना क्या चाहिए कि मराठा आरक्षण पर क्या होगा, ठीक है, एमएसपी का जो नारा आप पूरे देश में लगा रहे थे, उस एमएसपी की बात क्यों नहीं हो रही? भाई इसका मतलब तो है महात्मा गांधी तो कपड़े ही नहीं पहनते थे, उनके बारे में कांग्रेस क्या सोचती होगी, या जो राजा महाराजाओं के कपड़े पहनते उनके बारे में कांग्रेस क्या कहती है? ये मजे की बात है। ये वही खड़गे साहब हैं जिनके परिवार के लोग या जिनके दक्षिण में लोग कहते थे कि सनातन तो ये बीमारी है या ये है। तो कहीं ना कहीं भगवा के नाम पर हिंदुत्व को टारगेट करना और हिंदुत्व को टारगेट करके मुस्लिम वोटों को एकजुट कर लेना, अगर ऐसा प्रयास खड़गे साहब कर रहे हैं तो ये देश के लिए बड़ा खतरा है, ये देश की राजनीति के लिए बड़ा नुकसानदायक है। सत्ता कांग्रेस को मिलेगी, भाजपा को मिलेगी या कौन से गठबंधन को मिलेगी नहीं पता, लेकिन ये बहुत खतरनाक बात है। ठीक बात मनीष। विवेक जी, ये बात हजम नहीं हुई कि पता है बड़े बूढ़े नेता हैं खड़गे जी, लड़के बोले समझ में आता, इतने बड़े बूढ़े होके वो कह रहे कि ना सफेद पहनो तो राजनीति करो, नहीं तो बाहर जाओ। ये बात समझ नहीं आई। और योगी आदित्यनाथ न पहले व्यक्ति है ना अंतिम व्यक्ति है भारत में जो विधायिका में आए हैं चुनकर जनता से गेरुए वस्त्र के साथ। बहुत पुराना इतिहास है विधानसभाओं का और संसद का। विवेक जी, ये कांग्रेस कैसे तय करेगी कि भाई ये कलर अलाउड है, ये अलाउड नहीं है? विवेक जी। जी, कांग्रेस ने संविधान का आदर किया, संविधान की रक्षा के लिए कृत संकल्पित है और उसका नतीजा जनता ने 4 जून को सुनाया। खड़गे जी के बयान की जो आप कोट कर रहे हैं, खड़गे जी का भी मैंने बाइट सुनी है। खड़गे जी ने ना तो कोई ड्रेस कोड की बात करी है, खड़गे जी ने एक बात कही है कि गेरुआ वस्त्र पहनने वाले को बांटने वाली बात नहीं करनी। ना ना ना, आप गलत रुक जाइए। एक मिनट ना, मुझे भी कोट नहीं कर सकता। आगे मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि या तो सफेद, फिर मैं इन्वर्टेड कॉमा कोट कर रहा हूं, या तो सफेद पहनो और दूसरा पहनना है तो बाहर जाओ, गेरुआ पहनना है तो। जी नहीं जी, ये उन्होंने कहा सफेद पहने या फिर गेरुआ वस्त्र पहन के वो बांटने की बात जो करते हैं उस पर उन्होंने बात कही। एक मिनट में रोकूंगा, माफ करिएगा विवेक भाई। आप दो चीजों को जो बाद में कहा उसको पहले घुसाने की कोशिश मत करो, वो घुस नहीं पाएगा क्योंकि अमर हो गई बात। जो बात बोली खड़गे ने वो रिकॉर्ड हो गई। मैं फिर दोहरा देता हूं ताकि आप भी इसको समझ ले। खड़गे ने कहा या तो सफेद पहनो और अगर गेरुआ पहनना तो बाहर जाओ। उसके बाद जो आप बात बोल रहे वो बोली, देखिए बाहर जाने की बका। अरे एक मिनट भाई दादा, खड़गे कौन होते हैं जो ये तय करेंगे कि गेरुआ पहनने वाला बाहर जाए, सफेद पहनने वाला अंदर आए? वो कैसे तय करेंगे? बिल्कुल नहीं, इस देश में कोई तय नहीं कर सकता। ये व्यक्ति विशेष किसी पार्टी का अध्यक्ष हो। अमिताभ जी, उनका कहने का आशय था कि गेरुआ वस्त्र पहन के उन्होंने वादिम कहा चलिए, लेकिन जो बंटने की बात करता है वो संत की बात नहीं है। और इसके पहले भी आप देखिए अमिताभ जी, ये योगी जी ने ठोक दो गर्मी निकाल देंगे,
इस तरह की जो भाषा है ये एक संत की भाषा नहीं हो सकती है। और वस्त्र पहन लेने से कोई संत नहीं हो जाता है। हम तो उस सनातन धर्म के हैं जहां की अगर कोई आचार और व्यवहार से अगर अच्छा है तो हम लोग उसे कह देते हैं कि वो संत पुरुष है। तो वस्त्र की बात तो यहाँ पे हमारे यहाँ दूसरी बात कही गई है। तो इसलिए उनका आशय ये नहीं था, उनका था कि अगर राजनीति में है तो उनको बांटने की बात भले बाद में कही, लेकिन बांटने की बात से उनका था गेरुआ वस्त्र पहन कैसी बात नहीं करनी चाहिए। जो आशय है वो खड़गे जी को स्पष्ट करना चाहिए, तभी ठीक होगा, अन्यथा भैंस पानी में चली जाएगी। एक और दूसरी बात मैं ये भी कहूं कि हम लोगों ने शायद भारत का इतिहास भी ठीक से स्मरण नहीं रखा। बड़ी हल्ला मच रही है, कुछ सपा वाले भी हल्ला मचा रहे हैं, कांग्रेस वाले भी मचा रहे हैं कि जी कैसी बात बोल दी, बटेंगे तो कटेंगे। ऐसा लग रहा है जैसे नादिर शाह टाइप का कुछ सीन क्रिएट करना चाह रहे हैं विपक्ष वाले। मैं एक नाम लेता हूं, अशोक जी वो नाम आपके भी संज्ञान में रहना चाहिए। समर्थ गुरु रामदास सन्यासी थे क्या? लेकिन वो बात यही करते थे विवेक जी, चुनाव महाराष्ट्र में हो रहा है इसलिए समर्थ गुरु रामदास मुझे याद है कि वरना हम यहां के भी संतों के नाम ले सकते थे क्या? शस्त्र और शास्त्र दोनों साथ में रखते थे। और एक बात जान लो, औरंगजेब को पानी पिलाने के लिए, औरंगजेब को हैसियत बताने के लिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश आए थे समर्थ गुरु रामदास, और जाटों की एक बड़ी महासभा को उन्होंने उत्प्रेरित किया था कि कमर कसो और मुगलों पर टूट पड़ो, और जब तक बिल्कुल सफाया न कर दो तब तक मत रुकना। और गंगा जल से संकल्प कराया था। वो संत नहीं थे। खड़गे जी होते तो उनको भी खारिज कर देते। गजब बात करते हो। खड़गे होते तो समर्थ गुरु रामदास को भी खारिज कर देते। आप महाराष्ट्र में चुनाव है, आप कांग्रेस बोल दे कि समर्थ गुरु रामदास को हम खारिज करते, शिवाजी के गुरु को। उन्होंने ही शिवाजी पैदा किया भाई मेरे। उन्होंने कभी ये नहीं कहा नमो नारायण नमो नारायण नमो नारायण, बच्चा मौज करो, आनंद करो, कल्याण हो, सबका कल्याण हो, रसगुल्ले खाओ। नो, उन्होंने कहा शीश काटकर हाथ पर रखो, ये भारत के लिए बलिदान करने का समय है। वो संत नहीं थे। गजब बात है, आज के कांग्रेस वाले लोग होते, विद्वान विपक्षी नेता होते तो रामदास उनको समर्थ गुरु रामदास को भी कहते भाई इनको जेल भेजो, इन पर मुकदमा डालो। गजब बात है। संत का मतलब ये किसने आपको बता दिया कि संत का मतलब राधे राधे? कभी नहीं रहा, कभी नहीं रहा। संत कायर नहीं हो सकता मित्र। डब्बू और कायर संत होगा क्या विवेक जी? ये इसीलिए मैंने कहा फाउल खेल गए। समर्थ अमिताभ जी जरा एक मिनट मौका। जी आपने जो बात करी है वो देश काल की परिस्थितियां उस समय क्या थी, संत को यहाँ उनको खारिज करने की बात नहीं है। आज की परिस्थितियां क्या हैं उस हिसाब से आप देखिए, उस परिप्रेक्ष्य में आज हम लोकतंत्र में हैं। उस समय क्या देश काल की परिस्थितियां अलग थी, तो उन्होंने जो आह्वान किया उसके लिए खड़गे जी होते तो वो उनकी भी बात लगा देते। लोकतंत्र में ठोक दो, ठीक है विवेक भाई, ये गर्मी निकाल देंगे। ये भाषा लोकतंत्र में एक संत की तो नहीं समझ में आती है। आप पास कानून है, आप उसके अमल कर सकते हैं, उसके हिसाब से कर सकते हैं, आप मुख्यमंत्री हैं। विवेक भाई ठीक है, हमने कानूनों का असर भी देखा। कानून शब्द के हमने 2013 का मुजफ्फरनगर दंगा कवर किया विवेक जी। क्या आप सब लोग तो टीवी सुनते हो, अखबार देखते हो, है? हम तो वहां घूमी है पांव पांव, हमको नहीं पता कौन सा देशकाल परिस्थिति चल रही है, हमको भी पता है मित्र। मदनी बंधुओं को आपने सुना, चाचा भतीजे को, अरशद मदनी और महमूद मदनी? खड़गे जी के कंठ में कभी वाणी नहीं आई उनके लिए क्या? अभी मैं सुन रहा था एक बयान जमैयत का, खड़गे बोलेंगे उन पर कि अगर वक्फ का बिल पास हो गया, अब सुनिए विवेक जी, अब आप नहीं बोलेंगे, आपके भी कंठ सूख जाएगा, मतलब कांग्रेस का, आपका नहीं। अगर वक्फ का बिल पास हो गया तो हम इस संसद की दरो दीवार हिला देंगे इंशाअल्लाह। ये क्या है? वो भी तो धार्मिक हैं। ये क्या है?
उनकी गिरफ्तारी की मांग करेंगे आप? नहीं कर पाएंगे। अभी चुनाव हो ना, कैसे मांग कर दोगे? मदनी छोटे आदमी नहीं ना, वो चाचा भतीजे पावरफुल है। ये काम तो मुख्यमंत्री, अरे आप क्या करोगे फिर? आप योगी को तो सलाह दे, योगी को राजनीति से बाहर कर सकते हैं, लेकिन मदनी पर कंठ सूख जाएगा। इसी के कारण कांग्रेस इस स्थिति में आ गई। देखिए, कहने की बात नहीं है, कार्रवाई की बात है। उनको कार्रवाई करनी चाहिए। अगर वो गलत हो उनको आप मांग कर दो ना विवेक बाबू। मैं तो कह रहा हूं आप साहस जुटाओ और कहो मदनी के खिलाफ कार्रवाई की जाए। कांग्रेस मांग करती है, आप मांग करो, फिर मैं आनंद दुबे को घेरता हूं। आप मांगो, बोलो ये शब्द। मांग की बात आपकी बिल्कुल सही है, लेकिन आज आप मुंह से तो बोलो भैया। होती है अगर कानून के खिलाफ ना विवेक जी, ठीक, रुकना होगा, रुकना होगा ना, गोल गोल नहीं विवेक जी, मांग की बात नहीं होती है विवेक जी। ये गुलगुले तो कोई ठीक मांग नहीं करेगा कि आप ठीक है, दंड दीजिए, ठीक है, कार्रवाई करिए उसके ऊपर। ये ठीक है, ये गुलगुले का मौसम नहीं है, न जलेबी का है। गोल गोल घुमाओ महाराज, छोड़ दो इन बातों में क्या रखा। जनता समझ गई कि आप क्यों नहीं बोल रहे हो, समझ गई, बात खत्म हो गई, जनता जान गई क्यों नहीं। अशोक जी, अखिलेश जी ने कहा है कि भाई इनकी योग्यता की जांच कराएंगे, योगी आदित्यनाथ की। कैसे होगी योग्यता की जांच? उसका कोई फार्मूला भी सोचा होगा? कौन करेगा मुख्यमंत्री की योग्यता की जांच? क्या योग्यता की जांच का पैमाना सब पर लागू होगा? अशोक जी, हमने तो यही सुना है और देखा है व्यवहारिक तौर पर 30-35 साल में कि राजनीति में अगर आप जनप्रतिनिधि हैं या नेता हैं, राजनीति में हैं, तो योग्यता का एकमात्र पैमाना कि जनता का दुलार आपको हासिल है कि नहीं, जनता का प्यार हासिल है कि नहीं। क्या ये तो मैं पहली बार सुन रहा कि नहीं वो योग्यता का भी टेस्ट लेंगे। अशोक जी। अमिताभ जी, देखिए, इस तरह की जो भी बातें अगर कोई व्यक्ति कर रहा है, जो बातें डिस्ट्रक्टिव माइंडसेट वाले व्यक्ति करते हैं, तो जाहिर सी बात है कोई भी व्यक्ति कहेगा कि इनकी योग्यता की जांच होनी चाहिए। और योग्यता की जांच जो आपने कहा कौन करेगा, तो योग्यता की जांच तो जनता करती है, और जनता ने योग्यता की जांच करते हुए 62 से 33 पे ला दिया। देखिए, माननीय योगी जी के बारे में क्या कहा जाए, कबीरदास का एक दोहा है कि साधु ऐसा चाहिए जैसा सुभाए, सार सार को गही रहे, थोथा दे उड़ाए। लेकिन देखिए उनके स्वभाव को, जैसा कबीरदास ने लिखा, ठीक उल्टा स्वभाव है उनका कि सारे जो अच्छी चीजों को साधु रखता है अपने पास, बुरी चीजों को उड़ा देता है। लेकिन मुख्यमंत्री जी हैं जो कि उनका जो पृष्ठभूमि है आरसीसी, हम लोग कहते हैं आरसीसी, रेशनलिज्म, क्रिमिनलिज्म एंड कम्युनलिज्म, आरसीसी की पृष्ठभूमि उनकी रही है। और ये सारी चीजें, चाहे नस्लीय बात करें हिंदी में, नस्लीयता, जातीयता और सांप्रदायिकता, ये सारी चीजें उनकी पृष्ठभूमि रही है, जैसा कि हिस्ट्री सीट उनकी कहती है, जैसा कि उनको चुनाव एफिडेविट में लिखा हुआ है। अब ये सारी चीजें जनता को ये उम्मीद थी अमिताभ भाई कि मुख्यमंत्री बनने के बाद कम से कम ये सारी चीजें उनके व्यवहार से, उनकी वाणी से परिलक्षित नहीं होगी। लेकिन आप देखिए 2017 से जब से माननीय योगी जी मुख्यमंत्री बने हैं, उनके व्यवहार से और उनकी वाणी से सारी चीजें परिलक्षित हो रही हैं। अब उनके व्यवहार से जो उन्होंने पीडीए का नया एक डेफिनेशन दिया, अब उससे तो जो डेफिनेशन उनको दिया कि पीडीए के लोगों को दंगाई कहा, अपराधी कहा, न जाने क्या क्या कहा, तो ये सारी चीजें तो माननीय हाईकोर्ट ने इंडोर्स किया है उनके ऊपर। ये पिछड़ा विरोधी हैं, दलित विरोधी हैं, माननीय हाईकोर्ट ने इंडोर्स किया इस बात को। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने इस बात को इंडोर्स किया है कि योगी जी और उनकी सरकार पिछड़ा दलित विरोधी है। ये बात आज अपने मुंह से कर रहे हैं कि पिछड़ा दलित आदिवासी अल्पसंख्यक के लोग जो है दंगाई और अपराधी हैं। तो ये दंगाई और अपराधी माननीय योगी जी करते हैं, इसीलिए तो अपने प्रशासन में, अपने शासन में, अपनी सरकार में उन्होंने पीडीए के ऊपर इतना अत्याचार किया, उनका शोषण किया, उनका आरक्षण छीना, उनकी नौकरियां छीनी, और क्रीमी जो मजबूत, जो महत्वपूर्ण विभाग हैं, महत्वपूर्ण पद हैं, उन पे पिछड़े दलितों को इग्नोर भी किया उन्होंने। तो ये सारी चीजें देख रहा है जनता। अरे अशोक जी, एक सवाल और था, एक सवाल, एक जो है 62 से 33 एक सवाल। अब दूसरा इम्तहान आ गया, आप 33, आप तो दूसरा आ गया, 20-23 तारीख को रिजल्ट आ गया, तो उसकी चर्चा करेंगे हम लोग। एक प्रश्न और भी है कि अखिलेश जी ने पहले एक केजरीवाल की तरह देखा देखी एक तारीख दी थी कि भाई लोकसभा चुनाव के परिणाम आते ही योगी जी हटा दिए जाएंगे। आज मैं सुन रहा था कुंदरकी में उन्होंने नई डेट दे दी है, बोले जैसे महाराष्ट्र का नतीजा आएगा योगी जी हटा दिए जाएंगे। मेरे दिल्ली बात हो गई, पक्की सूचना है, बिल्कुल तय हो गया। क्या
जो पहले डेट दी थी वो तो 6 महीने गुजर गए क्या, अब फिर नई डेट दे दी। मैं तो समझना चाह रहे ये अब की पक्की वाली है कि नहीं, तो इनसे पूछे पर बीजेपी वालों से, या पहले जैसी है ये भी ढीली डाली। अमिताभ जी देखिए, जो बातें केजरीवाल जी ने कही थी या जो बातें हमारे राष्ट्रीय जी ने कही थी, वो बातें तो आपने देखा होगा। उसके बाद चुनाव के रिजल्ट आने के बाद जिस तरह से उनके एक राज दरबारी, जो कि जिनको स्टूल मंत्री भी कहा जाता है, राज दरबारी का आपने दौड़ देखी थी ना, दिल्ली से लेकर दौलताबाद, वो उस जमाने में। मैं इस बहस में नहीं पढ़ रहा, मैं कह रहा हूं अखिलेश जी ने कहा कि हमारे नई तारीख मिल गई, दिल्ली बात हो गई, सब सेट हो गया, आप बिल्कुल पक्की जानकारी लिख के रख लो। तो मैं सिर्फ इतना निवेदन कर रहा हूं, ये पहले जैसी फर्जी तो नहीं निकलेगी तारीख, क्योंकि ये तो 23 तारीख को तय हो जाएगा, 23 को रिजल्ट आ जाएगा, 24 को हम फिर पूछेंगे कि भैया योगी नहीं हटाए गए कि हटाए गए। हटाए गए तो मैं जय जय करूंगा आपकी, कहूंगा भाई आपके अध्यक्ष बड़ा, उनके पास जानकारी अद्भुत थी, और नहीं हटाए गए तो फिर मैं कहूंगा फर्जी थी जानकारी। अशोक जी देखिए अमिताभ जी, जो बातें बोली जाती हैं राजनीति में, वो बातें संभावनाओं के आधार पर बोली जाती हैं। अरे नहीं, पक्की नहीं बोलते फिर उनको। अखिलेश जी ने कहा पक्की है बात, मैं बता रहा हूं, जो बातें माननीय हमारे राष्ट्रपति जी ने कहा था, वो बातें 90% सच हुई थी। पिछली बार देखिए, जो लगातार आप ही लोग को चलाते थे। अशोक जी रुक जाओ महाराज, अब ठीक है, अब रुक जाओ। मैं कहूंगा तब फिर ऐसी बात जब बचने के लिए गली तलाशनी हो, तो मैं एक मित्रवत सलाह दूंगा, भाईवत, तो संभावना, उम्मीद है, ऐसा हो सकता है, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करो। फिर ये ना कहो पक्की लिख के रख लो, उसमें फजीयत ज्यादा होती है। एक गली खुली रखो ना, डॉक्टर ने बताया कि तलवार ठोको, तलवार लेके चलो, गोल मोल जवाब दे दो, हो जाए तो क्रेडिट ले लो, नहीं हो जाए तो पतली गली से निकल जाओ। अब आप तो माइक देख के बिल्कुल ललकार देते हो। मैं आनंद दुबे के पास आऊं उससे पहले एक बात मैं कहूंगा कि एक बड़ा प्रसिद्ध गीत है, और लखनऊ में जो सैनिक स्कूल है ना सरोजनी नगर में, अशोक जी, उसमें द्रोणाचार्य की एक प्रतिमा लगी बड़ी, विवेक जी, उस प्रतिमा के नीचे लिखा, इस महाभारती समर भूमि के शिक्षक द्रोणाचार्य हैं। क्या संत का काम केवल ठाकुर जी की पूजा करना, भोग लगाना, भजन गाना ही नहीं है भारत में? क्या संतों ने अग्नि का धर्म निभाया है, अग्नि का धर्म निभाया है। आप तो कह रहे भगवा अशोक जी, मथुरा में मुगलों को सबसे बड़ा प्रतिरोध, सबसे कड़ा प्रतिरोध, सबसे निर्णायक प्रतिरोध संतों ने दिया था, संतों ने। विवेक जी, कन्नौज से मथुरा बहुत दूर नहीं है, अब तो एक्सप्रेस वे देखिए। अयोध्या में मणिराम दास की छावनी, जो पूज्य नृत्य गोपाल दास जी महाराज का निवास है, वो मालूम है ऐसी छावनियां क्यों बनी थी? 3 छावनियां बनी थी, 3 या 4, चारों दिशाओं में, 4 शायद, है ना। उनमें संत थे लेकिन वो योद्धा थे। खड़गे जी ने पता नहीं इतिहास पढ़ा कि नहीं पढ़ा, वो धर्म की रक्षा के लिए शस्त्र उठाते थे और भजन भी करते थे, पूजा भी करते थे। खड़गे जी ने तो लाइन खींच दी, बोले भगवा पहनो तो बाहर जाओ। आनंद जी, भगवा पहनो तो बाहर जाओ, एक। और दूसरा प्रश्न, अखिलेश जी ने कहा कि अब पहले वाली जैसी कच्ची बात नहीं, अब की पक्की है, 23 तारीख को रिजल्ट आएगा, 24 को बाबा हटा दिए जाएंगे। अमिताभ जी, मैं दोनों पर बारी बारी से जवाब। पहला तो मैं खड़गे जी के बयान पे आता हूँ, कांग्रेस पार्टी। देखिए, भगवा जो है वो सिर्फ बहाना है, असल निशाना जो है वो सनातन है, हिंदू, और ये कांग्रेस पार्टी के एजेंडे पर हमेशा से रहा है। भगवा से किस कदर नफरत है कि इंदिरा जी ने साधु सन्यासियों को गोलियों से छलनी करा दिया और करपात्री जी महाराज ने श्राप तक दे डाला। इसके बाद देश भर में कांग्रेस के शासनकाल में दंगे हुए और न जाने कितने भगवाधारी और कितने लोग उसमें मारे गए। इसके अलावा जब इतने से भी इनका मन नहीं भरा
तो इन्होंने एक कपोल कल्पित भगवा आतंकवाद की थ्योरी गढ़ी, जो इनके खुद के गृह मंत्री रहे सुशील कुमार शिंदे ने स्वीकार किया कि ये थ्योरी गढ़ी गई थी। मैं नहीं चाहता था, उसके बावजूद भी गढ़ी गई। इसके अलावा लगातार पिछले दिनों आपने देखा सनातन मक्खी है, मच्छर है, एड्स है और रामचरितमानस, भगवान राम, कोई बचा नहीं। आराध्य से लेकर श्रद्धालु तक किसी को कांग्रेस पार्टी और इंडी गठबंधन के लोगों ने छोड़ा नहीं। चुन चुन कर गालियां दी, चुन चुन के इनकी नफरत जो है वो सामने है। देखिए, सबसे बड़ी बात है, आपने तो तमाम उदाहरण दिए, मैं एक और उदाहरण देता हूं। ये मुगलों से भी पहले, जब सिकंदर इस देश में आया और सिकंदर की सेनाओं के सामने सबने घुटने टेक दिए, क्या तक्षशिला, क्या उस इलाके के राजा महाराजा, यहां तक कि जब आचार्य चाणक्य मगध तक आए सहायता मांगने और धनानंद ने जब उनको इनकार कर दिया, तब आचार्य चाणक्य ने कहा था कि शिक्षक सामान्य नहीं होता है, प्रलय और संभावनाएं उसकी गोद में खेलती हैं, और मेरे शिक्षा में ताकत होगी तो अपना भरण पोषण करने के लिए मैं तुम जैसे सम्राटों का निर्माण करूंगा। और जब राजाओं महाराजाओं ने लड़ने का काम छोड़ दिया, देश की रक्षा का काम छोड़ दिया, तो गुरुकुल ने, आचार्य चाणक्य के नेतृत्व में गुरुकुल ने सिकंदर की सेना को धूल चटाया और चंद्रगुप्त को उठा के मगध का सम्राट बनाया। यह ताकत है भगवा की, यह ताकत है सनातन की। भगवान ने सदैव देश के लिए न्यौछावर किया है खुद को। आज पूज्य योगी आदित्यनाथ जी, उत्तर प्रदेश की क्या स्थिति थी? लूट, अपहरण, बलात्कार, दंगा, यह उत्तर प्रदेश में होता था। यह बना के छोड़ा था अखिलेश यादव जी ने। लेकिन आज उत्तर प्रदेश कहां से कहां पहुंच गया। और जिस योग्यता की बात ये कर रहे थे ना, तो तेजस्वी सम्मान खोजते नहीं, गोत्र बतलाकर पाते हैं जग में प्रशस्ति, अपना कर्तव्य दिखलाकर। योगी जी के ऊपर उत्तर प्रदेश की जनता ने उनकी योग्यता को सर्टिफाई किया है। अखिलेश यादव जी बात करेंगे, जिनको पार्टी तक, सत्ता तक पिता की वजह से मिली, जिनकी पत्नी 2-2 बार चुनाव हारी, डिंपल यादव जी। अखिलेश यादव जी के कार्यकाल में 14 के बाद से लेकर लगातार चुनाव हारने का ही रिकॉर्ड। कांग्रेस पार्टी बात बात में उनको बेइज्जत करती है और वो योगी जी की योग्यता पर सवाल उठा रहे हैं। शर्म आनी चाहिए समाजवादी पार्टी के लोग। अब सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तर प्रदेश की स्थिति क्या है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को पता है कि ये सभी की सभी सीटें वो हारने जा रहे हैं। उपचुनाव में उनका बोरिया बिस्तर बंधना तय है, इसलिए बौखलाहट, खलबलाहट बहुत तेजी के साथ। और महाराज आनंद जी, एक मिनट आनंद, तुम एक मिनट फिर जो आप कह रहे हो कि भाई इसलिए सपा में गुस्सा, और अब मैं अखिलेश जी को सुन रहा था कुंदरकी में, वो कह रहे थे कि योगी जी गुस्से में है चूंकि उनकी कुर्सी जा रही। देखिए, ये जिन लोगों की कुर्सी जनता ने छीन ली है ना 2017 में, और उसके बाद से वो लगातार कुर्सी को ही निहार रहे हैं और कुर्सी लगातार उनसे दूर हो रही, तो अब उनके सपनों में भी कुर्सी आती है, फिर वो उल जुलूल बातें करते हैं, फिर न जाने किस किस तरह की कहानियां गढ़ते हैं, लेकिन इससे कोई फायदा होने वाला नहीं। देखिए, हकीकत यह है कि जनता अखिलेश यादव जी को, समाजवादी पार्टी को नकार चुकी है। ठीक है, थोड़ा बहुत झूठ बोल के, अमिताभ जी, थोड़ा बहुत झूठ बोल के, थोड़ा बहुत जनता को बरगला कर, खटाखट फटाफट 1 लाख रुपए का सपना दिखा के कुछ एक सीट जो इनको मिल गई उत्तर प्रदेश में, इससे इनको लगा कि काट की हांडी बार बार चढ़ती है। लेकिन हरियाणा में ये कह रहे थे ना, संविधान 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 की रक्षा, इनसे पूछिए हरियाणा में क्या हुआ। हरियाणा में भी तो यही लेके गए थे, जनता ने धूल चटा दिया। ठीक है आनंद, अभी रुकना होगा भाई। आनंद जी, अभी आपके डिबेट पर एक बात और कह के जा रहा हूं अमिताभ जी, महाराष्ट्र में और झारखंड में दोनों जगह भयानक हार इंडी गठबंधन की होने वाली। जी ठीक है। अच्छा, चुनाव होते रहे अशोक भाई,
तो कम से कम जो लोगों की उपेक्षा की जाती है उनके भी कुंडी खटखटा दी जाती है। साल भर से आजम खान सीतापुर में और अब्दुल्ला उनका बेटा हरदोई जेल में बंद। क्या पत्नी को हाई कोर्ट से राहत मिल गई? नहीं, वो भी जेल होती। अब कुंदरकी और मीरापुर और सीसामऊ, इन तीनों विधानसभाओं की का कंपोजिशन ऐसा जिसमें मुस्लिम बाहुल्य है। तो आज साल भर बाद आजम खान के घर की कुंडी खटकी है, अखिलेश जी गए हैं, वरना सपा का कोई बड़ा नेता आजम खान की गली नहीं गया, न जेल में मिलाई करने गया, न रामपुर में जो उनका मकान है वहां गया। अशोक जी, देखिए अमिताभ जी, चुनाव से इसको जोड़ना मुझे लगता है ठीक नहीं है। हमारी पार्टी की पूरी लीगल टीम, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का पूरा हर तरह से सहयोग, हमारे जो पूर्व मंत्री माननीय आजम खान जी को या हमारे जो पूर्व विधायक इरफान सोलंकी जी को, सबको हम लोग लीगली और हर तरह से सहयोग कर रहे हैं। इसमें किसी घर जाना, उसको चुनावी दृष्टिकोण से देखना ठीक नहीं है। अच्छा, दूसरी बात, अभी आनंद भाई ने बड़ी अच्छी बातें की आचार्य जी और चंद्रगुप्त मौर्य की। एक प्रसंग छोटा सा मैं भी उसी में जोड़ देता हूं। देखिए, जब आचार्य चंद्रगुप्त जो है जब चंद्रगुप्त मौर्य को जब सत्ता सौंपनी थी, तो उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य जो है आचार्य चाणक्य के कदमों में गिर गए और कहे कि गुरुवर सत्ता आप संभालिए। तो आचार्य जी ने एक बात कही थी कि चंद्रगुप्त मौर्य देखो, सन्यासी सत्ता नहीं संभाल सकता, क्योंकि वो परिवार उसके पास नहीं होता है, और जो परिवार नहीं होता वो परिवार का दुख दर्द नहीं जानता है। इसलिए चंद्रगुप्त मौर्य, तुम सत्ता के सुयोग्य हो, तुम सत्ता को संभालो, तुम सबका दुख दर्द समझोगे और उसी हिसाब से जो है आगे काम करोगे। ये बात वो भूल गए थे आनंद भाई, मैंने उसको जोड़ दिया। अच्छा क्या याद दिला दिया आनंद। आगे दोबारा जल्दी से ठीक, हम भैया, अरे रुको अशोक बाबू, जल्दी से आनंद, सिर्फ 30 सेकंड, फिर मुझे उधर जाना है जी। देखिए, योगी आदित्यनाथ जी का ये कह रहे हैं परिवार नहीं, मोदी जी का परिवार। योगी जी के लिए 25 करोड़ उत्तर प्रदेश के वासी परिवार हैं, इसीलिए वो सबकी भलाई का काम करते हैं। और मोदी जी के लिए 140 करोड़ भारतवासी परिवार है, इसलिए उनकी भलाई का काम करते हैं। लेकिन ठीक है, सपा के लिए सिर्फ और सिर्फ अपना परिवार ही परिवार है, इसीलिए वो सिर्फ उनकी भलाई का काम करते हैं। ठीक। अशोक जी, थोड़ा सा ये उदाहरण से बचते तो सपा के लिए ठीक था। मुझे चाणक्य को छोड़िए, चंद्रगुप्त छोड़िए, वो तो कौन, बहुत पुरानी बात हो गई, आनंद ले आए उसका जिक्र। लेकिन लोहिया जी आपके कुल वशिष्ठ हैं, कुल गुरु हैं। क्या गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे, जिनकी कृपा धनुज रन मारे। क्या तो लोहिया जी आपके कुल गुरु हैं, उन्हीं से सब वंशावली बनी आप लोगों की, उन्हीं का फोटो है आपके पास। उनसे सवाल हुआ, उनको तो गए बहुत समय नहीं हुआ। अशोक जी, ये सुना के कह रहा हूं, इस पर जवाब सवाल नहीं, सुना दे रहा हूं, प्रसंग लोगों को दिमाग में रहे। फिर मनीष के पास चलूंगा, विवेक जी के पास। उनसे पूछा कि भाई आपकी तो कोई शादी ब्याह है नहीं, कोई बाल बच्चा भी नहीं, जो आप सबसे बड़ा अयोग्यता मान रहे हो मोदी और योगी की, कि इनके परिवार में कोई संतान क्यों नहीं है, ब्याह क्यों नहीं है ना, योगी जी ने शादी क्यों नहीं की, ये गुनाह क्यों किया, और मोदी जी के संतान को। लोहिया ने भी शादी नहीं की और कोई संतान नहीं था। तो लोगों ने पूछा कि आप अपने चाचा ताऊ के लड़के बच्चे हैं, जो मामा भांजे जो हैं, इनको तो कम से कम एमएलए एमपी बना दो। तब तक 8 राज्यों में सरकार, संवित सरकार आ चुकी थी, लोहिया के टेलीफोन पर मंत्री बन रहे थे और मंत्री हट रहे थे। क्या अशोक जी, तो मालूम लोहिया ने क्या कहा? लोहिया ने कहा, मेरी पार्टी ही मेरा परिवार है, बोलो सियावर रामचंद्र की जय। उन्होंने कहा था, नेता को अपना परिवार रखने की क्या जरूरत है, मेरी पार्टी ही मेरा परिवार है। अशोक जी, आप सारी लड़ाई सैफई में ले जा खड़ी कर दिए, यही गलत किए। अब सैफई में लड़ाई खड़ी करोगे तो कोई बताएगा 40 लोग लाल बत्ती में है, कोई कहेगा 48 लोग लाल बत्ती में है। इस सबसे बचिए। खैर मनीष जी, एक बात मुझे और याद आती है, खड़गे जी बड़े बूढ़े हैं, इसीलिए मुझे चिंता ज्यादा है कि इस देश में जो अखाड़े हैं ना, अग्नि अखाड़ा, पंचदशनाम अखाड़ा, जूना अखाड़ा, जो अखाड़े हैं, ये आदि शंकराचार्य भगवान ने इनकी निर्मित की थी, इनकी संरचना की थी। इनको भजन गाने के लिए नहीं बनाया था,
क्या कीर्तन के लिए, हारमोनियम बजाने के लिए भी नहीं बनाया था क्या? सत्यनारायण कथा सुनाने के लिए भी नहीं बनाया था। इनको किस लिए बनाया था? युद्ध में पारंगत रहिए, ताकि म्लेच्छ भारत की आत्मा को जब भी कहीं से प्रभावित, अपमानित करने की कोशिश करें तो प्राण दीजिए, बलिदान कीजिए। इसलिए अखाड़े बने थे। मनीष जी, इस बात को कोई झुठला सकता है? अनम्यूट करो भैया। बल्कि मैं तो कहूंगा कि शंकराचार्य जी ने भारत को एक सूत्र में बांधने के लिए यात्रा की। गुरु गोविंद सिंह ने अपना सैनिक चोला क्यों पहना? वो तो सिखों के दशम और अंतिम गुरु हैं। क्या खड़गे साहब उनके बारे में भी ये बात कहेंगे? मुझे तो इसमें कांग्रेस की ऐसी साजिश लगती है कि जो भी विवादास्पद बयान देना है खड़गे साहब को दे दो। पहली बात तो खड़गे साहब इंडिया के नहीं है, दूसरे बुजुर्ग हैं, तीसरे दलित हैं। अगर इनको कोई आक्रमण करेगा तो दलित पर आक्रमण कह देगा, जैसे ही तुरंत भाजपा को कह देंगे कि साहब ये तो दलित विरोधी है, इसलिए खड़गे का विरोध कर रहे हैं। तो मैं समझता हूं खड़गे साहब को तो इन्होंने वो बकरा बना दिया है जो बाघ को पकड़ने के लिए इनको सामने कर देते हैं। तो ये सेट किया है, मुझे लगता है। अभी एक और बात बताता हूं। अभी एक पत्रकार बंधु मिले और मुझसे कहने लगे कि समाजवादी पार्टी और स्पेशली अखिलेश यादव का सीन ये है कि ये मोदी जी से इनकी बड़ी पक्की मित्रता है। ये बयान कुछ भी देते रहेंगे, काम कुछ भी करेंगे, लेकिन जब भी भाजपा पर संकट आएगा इनडायरेक्टली मदद भाजपा की करेंगे। तो ऐसा लगता है कि चाहे मुलायम सिंह यादव की बात हो या अखिलेश यादव की बात हो, चाहे अखिलेश यादव ये बयान दे रहे हैं कि योगी जी हटने वाले हैं, इसका मतलब है इनकी डायरेक्ट मोदी जी से बात हुई होगी तभी कह पा रहे हैं, वरना तो कहने की हिम्मत तो है नहीं। कोई पक्की खबर होगी, इसका मतलब मोदी जी से इनकी अच्छी मित्रता है, ऐसा मुझे लगता है। और आपने अभी जो बात कही ना कि गुरुओं को देश में युद्ध में रहने की बात थी, बिल्कुल, चाहे वो पितामह भीष्म हो या आचार्य द्रोण हो, वो योद्धा भी थे और गुरु भी थे। तो ऐसे में भगवा को अपनी जिम्मेवारी पता थी, इसलिए वो जिम्मेवारी का निर्वहन कर रहे थे। जी विवेक भाई, अखाड़ों में वस्त्र भगवा है और शास्त्र से ज्यादा शस्त्र की का प्रशिक्षण, वो हिंदू धर्म के, सनातन धर्म की सुरक्षा के लिए अभेद्य दीवार खड़ी की थी आदिशंकर ने अखाड़े के रूप में। खड़गे जी नहीं थे तब, नहीं तो ये उनको भी खारिज कर देते, कहते या तो सफेद पहनो तो लड़ाई लड़ो, खाकी पहनो, और नहीं तो बाहर जाओ, नहीं तो केवल भजन करो तो हम मानेंगे, भजन के अलावा कुछ करो तो हम नहीं मानेंगे। नहीं विवेक भाई। अमिताभ जी, आपने अखाड़े की बात करी या भगवा की बात करी, तो भगवा का जो आपने महिमा बता रहे हैं, उस भगवा की महिमा से तो किसी को कुछ आपत्ति हो ही नहीं सकती है। लेकिन सवाल ये है, दो यहाँ पे सवाल हैं। देखिए अमिताभ जी, एक सबसे बड़ा कि खड़गे जी का आप पहले का हिस्सा ले रहे हैं, बात का हिस्सा आप छोड़ रहे हैं, ये बात। दूसरी बात, देखिए जिस समय की आप कोट कर रहे हैं, अखाड़े जब बनाए गए या जो बनाए गए उस समय की परिस्थितियां क्या थी, उस समय लोकतंत्र नहीं था। आज लोकतंत्र है, मुख्यमंत्री के पास सक्षम कानून है, वो बयान भी अगर कोई देता है जो देश विरोधी है, जन विरोधी है, तो उस पर तत्काल वो कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र है। तो आज मान लीजिए ठाकुर समाज में ये है कि वो दशहरा में शस्त्र पूजन करते हैं, तो क्या उन शस्त्रों का वो अपने खुलेआम ऐसे इस्तेमाल कर सकते हैं क्या? तो आज वो एक कोई जमाने में बात थी, जब उस जमाने में लोकतंत्र नहीं था, जिसकी लाठी उसकी भैंस होती थी, राजशाही थी, तब की ये बातें थी। आज उस समय, आज उसकी बात करना, ये मैं समझता हूँ उतना मौजूद नहीं होगा ये। लेकिन भगवा वस्त्र से किसी को आपत्ति नहीं है, न खड़गे जी को है, न देश के किसी नागरिक को है। सवाल ये है कि वस्त्र पहनने से कोई भी संत नहीं बन सकता है। विवेक जी, और अगर आप जी तो खड़गे जी को इससे कोई इसका बात नहीं है। और रही भाजपा की बात, इनको तो देखिए, इनके पास तो एक ही चश्मा है हर मुद्दे को हिंदू मुसलमान पे ले जाने का।
अब वो सनातन की बात हो गई, उन्होंने एक बात कही, कहां से कहां किससे जा रहे हैं पीछे। अरे आज बात करिए 140 करोड़ कहां जा रहे हैं उनकी बात करिए। महाकुंभ होने जा रहा है, उस महाकुंभ में एनजीटी की रिपोर्ट आई है, उसके बारे में बताइए। ये तो आज तो डबल इंजन की सरकार है, भगवा सरकार है, और एनजीटी की रिपोर्ट अभी जो 6 नवंबर को आई है उसको जब देखिए, उसमें क्या कह रहे हैं वो, जहां पे अभी 1 महीने बाद कुंभ होना शुरू होना है। आपके जो नाले यहाँ पे हैं वो कितने नाले विवेक जी जल का शोधन कर रहे हैं, इस पे ये भी बताइए आप जरा। ये ठीक है, आप झंडा उठाए घूमते हिंदुत्व का विवेक है। जी एक मिनट रुक जाओ, अरे रुक जाओ महाराज, एक मिनट, आनंद अभी आवे रुके, ठीक है विवेक भाई रुक जाइए। मैं फिर एक परामर्श दूंगा, खड़गे जी को लाओ। अब तो वायनाड में चुनाव हो गया, मूल चिंता उनकी वो थी, चलो वहां तो आज वोट पड़ जाएगा, आज बंद हो गया प्रचार, अब खड़गे जी भी खाली है, उनको यूपी में लाओ। कुंभ के मामले में जो रिपोर्ट बता रहे हैं उस पर एक आंदोलन करवाओ उत्तर प्रदेश भर में, और 2-4 लाख आदमी गिरफ्तारी दो, और अशोक यादव को भी साथ ले जाओ, इनकी पार्टी को भी, अशोक जी की, गठबंधन का मामला है। खड़गे जी अखिलेश जी गिरफ्तारी दे, और पीछे अशोक जी चले, विवेक जी चले। नहीं ट्विटर खेलोगे, टीवी खेलोगे महाराज। आप अमिताभ जी, आप राहुल जी को भी ले आओ, अब वो भी खाली। लेकिन आज देखिए जो सत्ता में है उसकी जिम्मेदारी ज्यादा बनती है। अरे आप क्या लूडो खेलने के लिए राजनीति में है? लेकिन सत्ता में बैठे जो हिंदुत्व का झंडा उठाए हैं, रुकना होगा पहले उनकी जवाब। ठीक विवेक जी, रुकना होगा। मैं ये नहीं समझ पा रहा, कांग्रेस से मैं जो बात कह रहा हूं कि इनकी आलोचना, इनके खिलाफ कार्रवाई की मांग कर दो, तो बोले मैं क्यों करूं। बोले धरना प्रदर्शन करो जनता के पक्ष में, बोले हम क्यों करें। तो आप लूडो खेलने के लिए राजनीति में आए हो, किस लिए आए हो महाराज? ये भाजपा के साथ नहीं, आप लूडो खेलने के लिए आए हो क्या राजनीति में? नहीं ना। ये करिए, आप ये करिए, ये लोकतंत्र में विपक्ष को क्या करना है विपक्ष कर रहा है, लेकिन जो सत्ता में बैठा है उसकी जिम्मेदारी तो कहीं ज्यादा होती है। ठीक है महाराज, ठीक। अशोक जी, अब ये सबसे आनंद भाई आ रहा, सबसे बड़ा प्रश्न यही है पूरे देश के मन में कि अखिलेश जी ने जो पक्की तारीख दी है, मेरे ख्याल से 23 की दोपहर तक तस्वीर साफ हो जाएगी महाराष्ट्र में क्या हुआ। उन्होंने महाराष्ट्र कहा, यूपी नहीं कहा, झारखंड नहीं कहा महाराष्ट्र के चुनाव के परिणाम के बाद योगी हटा दिए जाएंगे, पक्की बात है। तो मतलब 23 या 24 तारीख को इस पर समाजवादी पार्टी से चर्चा हो सकती है कि भाई क्यों नहीं हटाए गए या हटाए गए। अमिताभ जी देखिए, आप जो बात माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की हमारे कह रहे हैं, वो बात में सच्चाई अगर आपको आंकना हो तो आप 4 जून के बाद माननीय मोदी जी का, माननीय योगी जी के व्यवहार में जो परिवर्तन आया है, जो उनके अंदर गुस्से का जो उबाल आया है, जो बौखलाहट का उबाल आया है, जो इस तरह की जो हेट्रेड लैंग्वेज जो शुरू किया उन्होंने बोलना, इससे आप देख लीजिए मतलब कि थर्मामीटर लगा के कि क्या सच्चाई है क्या नहीं सच्चाई है। आप 4 जून के पहले इस तरह का माननीय योगी जी अशोक जी, मैं तो सिर्फ एक निवेदन कर रहा हूं, किस्सा कहानी ने 4 या 23 तारीख के बाद योगी हटेंगे कि नहीं हटेंगे इस पर टिको, बाकी कहानी नहीं। वही तो मैं कह रहा हूं अमिताभ जी, कहानी नहीं कह रहा हूं मैं वही बात कर रहा हूं कि उनके व्यवहार में अमूल चूल परिवर्तन जो आया तो हटेंगे ना, हटेंगे ना, इसी डर की वजह से आया है। हटेंगे ना, आप ये कह रहे हैं। देखिए इसी के डर की वजह से व्यवहार में उनके अमूलचूल परिवर्तन आया है कि अगर हमारी नैया जो डूबी थी लोकसभा में, अगर फिर भी इसमें भी डूब जाएगी तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा हटने के अलावा। ये बात सबको पता है। एक मिनट अशोक भाई, एक मासूम सवाल आ गया मेरी छोटी बुद्धि में, फिर आने नहीं बाजाऊंगा। महाराष्ट्र से योगी हटा दिए जाएंगे, ये फार्मूला समझ नहीं आया, पतंग थोड़ी दूर उड़ा दी। नहीं, चुनाव परिणाम महाराष्ट्र का आएगा, हटा योगी दिए जाएंगे, इसके पीछे का गणित क्या है? 23 तारीख को अमिताभ जी सारी जगह का रिजल्ट आ जाएगा। वो नहीं, अरे भाई ये ना आप गोल बोल रहे, अखिलेश जी ने जो कहा मैं उनके शब्द कोट कर रहा हूं, मेरे ऊपर मुकदमा करो गलत बोलूं तो। अखिलेश जी ने कहा महाराष्ट्र का परिणाम आएगा, योगी हटा दिए जाएंगे, इन्वर्टेड कॉमा डॉट। नहीं ठीक है, कभी कभी बोलते समय आदमी को कुछ उनने मजबा, फूलपुर, कटहरी, कुदरकी नहीं बोला, करहल, तभी तो मैं तब से चौंक रहा हूं। 10वीं फोन मिला दिया मैंने महाराष्ट्र से योगी जी का क्या कनेक्शन बैठा दिया अखिलेश यादव जी ने।
नहीं, उन्होंने देखिए राशिद जी की हमारी भावना यही थी कि 23 तारीख को जब हर जगह का रिजल्ट आ जाएगा, जब बात है, आ जाएगा, झारखंड का आ जाएगा, उत्तर प्रदेश का आ जाएगा, तब उनका जो है जो भी भाजपा के शीर्ष नेतृत्व करना होगा वो भाजपा करेगी। अमिताभ जी 10 सेकंड मुझे दीजिए, अभी मनीष भाई कुछ कह रहे थे। देखिए ये पत्रकार हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, और हम लोग जो जानते हैं अपने जो पॉलिटिकल कैरियर में कि राजनीतिक जो है विरोध अलग चीज होता है, राजनीतिक दुश्मनी अलग चीज होती है। राजनीति में विरोध ठीक है, हम मुद्दों के आधार पर विरोध करते हैं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि हम किसी को लाठी लेके दरवाजे पर चले जाएंगे तो अगर हमारे खिलाफ कोई राजनीति का व्यक्ति है तो इसका ये मतलब नहीं होना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे जो डिसेंशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट हमारा है। इस चीज को आप जो सोचते हैं कि भाजपा में जो माननीय मोदी जी का एरा जब से आया, माननीय योगी जी का एरा जब से आया कि राजनीतिक विरोधियों को राजनीतिक दुश्मन समझा जाने लगा, ये यही लोकतंत्र का सबसे बड़ा दुश्मन है अमिताभ जी। लोकतंत्र में कभी राजनीतिक विरोधियों को राजनीतिक दुश्मन नहीं समझा जाना चाहिए। जो भी व्यक्ति अजीत सिंह को पिटवाने वाले आप ही तो थे, अजीत सिंह को पिटवाने वाले आप थे, और आप ऐसी बातें कर रहे हैं कि राजनीतिक विरोध नहीं होता था। क्या बात कर रहे हो? कमरे में बंद करके अजीत सिंह को लाठियों से पीटा गया था, कमरे में बंद करके अजीत सिंह को लाठियों से पीटा गया था, और आप कह रहे हैं कि राजनीतिक विरोध की बात नहीं होती थी। क्या बात कर रहे हैं? आप ये बताइए, आप नहीं, मैं आपसे ये कोई बात कर रहे हैं? ये मैं मुलायम सिंह की बात बता रहा हूँ, कोई नई पुरानी बात नहीं कर रहा हूँ, 100 साल पुरानी बात नहीं कर रहा हूँ। आप मायावती को जान से आपको मोदी जी का और योगी जी का कैरेक्टर सही लगता है, जान से मरवाने वाले आपको मोदी जी का योगी जी का कैरेक्टर सही लगता है, और आप कहते हैं कि योगी जी मोदी जी का योगी जी का कैरेक्टर आपको सही लगता है। मायावती को जान से मरवाने का षड्यंत्र रचवाने वाले आप, राजनीतिक विरोधियों को। ठीक, दोनों लोग रुकिए, अशोक जी भी रुकिए, मनीष जी भी रुकिए, दोनों लोग रुकिए। ठीक है, अशोक भाई रुकना होगा। मैं आनंद दुबे के पास जाऊं, लेकिन उससे पहले एक तथ्य रख दूं ताकि मेरे शो में तथ्य रहे। जो बात अशोक जी ने कही, मैं सिद्धांत रूप में उस बात का पक्षधर हूं। राजनीति में मतभेद होने चाहिए, मनभेद नहीं होने चाहिए, लाठी डंडा नहीं। लेकिन दो उदाहरण इस देश में हैं, वो कभी खत्म नहीं हो सकते, डिलीट नहीं हो सकते। एक विवेक जी की पार्टी का, एक अशोक जी की पार्टी का। मैं छोटे मोटे केस की बात में ऐसे दो उदाहरण दे रहा हूं जो हिमालय की तरह उत्तुंग है। इस देश में दलितों की राजनीति का, दलितों के स्वाभिमान का, दलितों के सामर्थ्य और चेतना का जो सबसे बड़ा राजनीतिक चेहरा है मायावती जी, उनके ऊपर वस्त्र फाड़कर प्राणघातक हमला किया गया। यह राजनीति में संवाद का जरिया था, ये लोहिया जी का रास्ता था, ये आचार्य नरेंद्र देव का रास्ता था, ये समाजवाद का रास्ता था। समाज के सबसे पिछड़े, सबसे वंचित वर्ग की चेतना का सबसे बड़ा स्वर मायावती। बाकी गूगल में क्या छपा, मुझे तो खुद मायावती जी ने उसके बाद कहा था कि हमको मारने की कोशिश की गई, पूरा डिटेल बताया था, मैंने छापा था। एक और एक विवेक भाई 1975 में 25 जून क्या कोई तारीख थी, पूरे देश में क्या लगा दी गई थी, इमरजेंसी। मीसा और DIR, वो नाम हमें याद हैं। हरे पेड़ पर लिख के टांग दो मीसा और DIR, 3 दिन में सूख जाता था। ये स्थिति थी। विवेक जी गलत बोलो तो बता देना। कन्नौज में, फर्रुखाबाद में लोगों के बाप मर गए, अम्मा मर गई, पैरोल नहीं मिली, नाखून खींच लिए थानों में। गलत कहूं तो बता देना भैया। क्या वो राजनीति में क्या था? फिर भी मैं कहूंगा, मैं राजनीति में मनभेद के खिलाफ हूं, मतभेद का स्वागत है। लेकिन दो इतने ब्लैक स्पॉट हैं जिनको, कुछ अपराध ऐसे होते हैं मित्र जिनकी क्षमा नहीं होती। मायावती जी का प्रसंग वैसे ही है और इमरजेंसी का प्रसंग भी ऐसा ही है। वो ऐसे अपराध हैं जिनकी क्षमा नहीं मिले। खैर आनंद जी, अशोक जी कह रहे हैं कि अखिलेश जी का कहने का ताल्लुक ये था, तात्पर्य ये था कि 23 को सारे रिजल्ट आएंगे, उत्तर प्रदेश का भी आएगा, इसलिए योगी जी हटा देंगे। क्योंकि मैं महाराष्ट्र से बड़ा कंफ्यूज था कि महाराष्ट्र में योगी जी तो प्रभारी है नहीं, फिर योगी जी भाई रिजल्ट महाराष्ट्र का आएगा, योगी जी क्यों हटा दिए जाएंगे? अशोक जी करे आपकी पक्की बिल्कुल जानकारी लाए। देखिए, ये तो अशोक जी और अखिलेश जी बेहतर बता पाएंगे कि वो क्या कहना चाहते हैं। तो मुझे लग रहा है कि अखिलेश जी शायद ये कहना चाहते रहे हो कि 23 तारीख को अगर महाराष्ट्र के रिजल्ट आते हैं
और उसमें इंडी गठबंधन फिर फेल होता है, तो मैं जो हूं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद छोड़ दूंगा, फिर किसी और को मौका दूंगा ताकि कम से कम वो सपा को ठीक से चलाए, और शायद कांग्रेस में भी कुछ बदलाव होना चाहिए। मुझे लग रहा है कि शायद ये कहना चाह रहे हो, बोल कुछ और गए। खैर, कांग्रेस के अभी नेता ने कहा कि भाजपा हिंदू मुसलमान का, मैं सिर्फ 2 उदाहरण दूंगा। ये कह रहे हिंदू मुसलमान, अरे हमने तो जितनी नीतियां चलाई, जितनी योजनाएं चलाई, उनका सबसे ज्यादा असर जमीन पे दिख रहा है, और कहीं न जाति है, न धर्म है, न कुछ है। लेकिन इस देश में एकमात्र प्रधानमंत्री कांग्रेस पार्टी के ही थे, मनमोहन सिंह जी, जिन्होंने मंच से कहा था, ऑडियो है, गूगल है, खबर है, देख लीजिए, देश के संसाधनों पर पहला अधिकार मुसलमान। हिंदू मुसलमान कौन करता है, ये बताने की जरूरत है। कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी के मुख्यमंत्री और कांग्रेस पार्टी के प्रधानमंत्री के कार्यालय में बाकायदे सिर्फ एक रस्म अदा की जाती थी, रोजा इफ्तारी की। कभी किसी हिंदू देव धर्म या किसी अन्य चीज के लिए कभी हमने नहीं देखा कोई आयोजन। तो आपका तो चरित्र जो है पूरे देश के सामने, पूरा देश आपका चरित्र देख चुका है कि हिंदू मुसलमान कौन करता है, तुष्टीकरण कौन करता है। और जहां तक बात रही इन्होंने राजनीतिक विरोधियों की कही, कन्नौज में तो नीरज मिश्रा की गर्दन कटवा ली गई थी, बाद में सर ही नहीं मिला, भाजपा के बूथ अध्यक्ष थे। गलती बस इतनी थी कि समाजवादी पार्टी के बड़े नेताओं का विरोध कर दिया, गर्दन नहीं मिली। और आपने बाकी बताया ही कि इमरजेंसी लगाकर विरोधियों को कैसे कुचला गया। मीसा हो, कोफे कोसा हो, या जितने भी उस समय के एक्ट थे, और मीसा के लिए तो ये यहां तक कहा गया था कि मेंटेनेंस ऑफ इंदिरा एंड संजय एक्ट। तो इसलिए जिस तरह का चरित्र जो है कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी के लोग दिखाते रहे हैं उत्तर प्रदेश से लेकर देश में, मायावती जी का उदाहरण आपने दिया ही, और मायावती जी ने खुद कहा, और आज तक मायावती जी उस घटना को नहीं भूली। तो बिल्कुल ठीक बात है। विवेक जी, कन्नौज वाला का दृष्टांत तो आपको याद होगा, नीरज मिश्रा वाला, नहीं? एक मिनट, लंबी वक्त समय का मैं सिर्फ आप 1 मिनट भाई, 1 मिनट मेरी बात सुन लो। नीरज मिश्रा वाला याद है ना? उस वक्त आपकी पार्टी ने भी आरोप लगाए थे, नहीं जी? अशोक जी की पार्टी पर उंगली उठी थी। मुझे पूरी घटना याद है कि वो घटना कैसे घटी थी। एक बूथ पर मामला हुआ था, किसी को जाने से, भीड़ के साथ जाने से रोका, नियम ठीक था। उस गुस्ताखी की सजा ये हुई। विवेक जी याद है? जी खूब याद है। और हमें थोड़ा सा आप स्पेस दीजिए, मैं एक एक बिंदु का जवाब उतना समय नहीं। देखिए, नीरज मिश्रा से मैं शुरू कर रहा हूँ। नीरज मिश्रा, जिनका ये मुख्यमंत्री जी ने वहां पे भी जिक्र किया था, विधानसभा में भी आपकी डिबेट के अलावा, उन नीरज मिश्रा का जब उनके भाई ने टिकट मांगी अपनी पत्नी के लिए जिला पंचायत के लिए, तो उनको भाजपा से निकाल दिया गया। उनका गुनाह ये था, वादा किया गया कि उनके गांव में स्मारक बनवाएंगे। अमिताभ जी, आज तक स्मारक नहीं बना। ये भाजपा की बात है जो ये कर रहे हैं। बात योजनाओं की बात करी तो देखिए, ये तो हर बात को ऐसे कलेक्टिव फिगर देते हैं कि हमने 5 करोड़ खर्चा करे। अरे 5 करोड़ आपने खर्चा करे, एक के हिस्से में 54 आई, वो नहीं बता रहे हैं आप। 5 करोड़ खर्चा करे। वैसे योजनाओं की बात करते हैं। शायद ये 70 सालों में या लोक आजादी के बाद पहला मौका है कि जो योजनाएं केंद्र सरकार लाती है उसमें भी भेदभाव करती होगी। ये ऐसे गाना गाते हैं कि हमने सबका लाभ पहुंचा, उसके लिए ये रोजा अफ्तार की बात करी। रोजा अफ्तार किया, आप जब सत्ता में आए तो आप बदल के दिखाते, आप उससे बड़ी लकीर खींच के दिखाते कि इन्होंने रोजा अफ्तार किया तो हम रोजा अफ्तार के संग में ये नवरात्रि का भी कराएंगे, फलाहार कराएंगे। आप ये भी कराते हैं, दोनों चीजें कराते हैं आप। ये अल्पसंख्यक की बात आप करते हैं तो ये देखिए, ये तो विभाजनकारी हमेशा से रहे। अल्पसंख्यक की बात देखिए, हमारे सनातन धर्म में कहता है कि अगर छोटा भाई होता है तो उसका बड़ा भाई पहले ख्याल रखता है। अमिताभ जी, आपको याद होगा
कि आपके शायद जो बड़े होंगे तो बड़े भाई के बच्चे को बड़ा भाई नहीं खिलाता था, ठीक है विवेक छोटा भाई खिलाता था। तो आज अगर मनमोहन सिंह ने कहा कि देश के अल्पसंख्यकों को अधिकार, उन्होंने बिल्कुल 100% सही ठीक कहा। है विवेक जी, समय कम जी यही कांग्रेस की असली सोच है, देख लीजिए। विभाजन की बात है, इन्होंने विभाजन किया, किसानों के बीच विभाजन किया, कहना चाहता था किसानों में, कांग्रेस ने हर वर्ग में विभाजन किया। इनके लिए देश में सिर्फ मुसलमान ही प्रिय हैं और कोई नहीं है। कास्टिज्म की जनक यही है। आज कहते हैं बटेंगे कटेंगे, अरे आप सत्ता में हैं, इस भाषा बोलते हैं, आप बांट तो आप रहे हैं। माइक्रो कास्टिंग देश में किसने लाया? दोनों मित्रों को रोकूंगा, विवेक जी को भी, आनंद जी को भी, समय कम है, समय दोनों मित्रों को रोकूंगा। एक बात आई, ठीक है आनंद जी, एक बात आई नीरज मिश्रा की, तो जो कांग्रेस का उत्तर आया वो उत्तर विचित्र है। बोले जी भाजपा ने उनकी भाभी को टिकट नहीं दिया। अरे उनकी भाभी को टिकट दिया नहीं दिया, इससे नीरज मिश्रा की मौत जस्टिफाई हो जाएगी? बोले स्मारक नहीं बनाया, अरे हम करें नहीं बनाएंगे स्मारक, तो मौत जस्टिफाई हो गई। बोले उसने अपनी गर्दन खुद काट ली थी। कैसी बात करते हो मित्र? भाजपा ने उसको दिया नहीं दिया वो भाजपा जाने, उसका परिवार जाने, लेकिन क्या नीरज मिश्रा की हत्या जस्टिफाई हो जाएगी? ये चरित्र ठीक नहीं। हत्या किन लोगों ने की? कौन लोग संदिग्ध थे? परिस्थितिजन्य साक्ष्य क्या कह रहे थे? इसलिए, और उस वक्त कांग्रेस ने क्या कहा था? अब तो मुसीबत है कि विवेक जी गठबंधन में है, उस वक्त तो कांग्रेस की गांठ खुली हुई थी, कांग्रेस ने भी कुछ कहा था, मैं याद दिलाऊं? छोड़ दीजिए, चेहरा बहुत खराब करना भी ठीक नहीं, जाने दीजिए। भगवा की बात आई, कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा भगवा पहनना है तो बाहर करो इनको। मैं कहता हूं राजनीति में गुंडे आ सकते हैं, अतीक सांसद हो सकते हैं, विधायक हो सकते हैं, मुख्तार सांसद हो सकते हैं, विधायक हो सकते हैं, उनके भाई हो सकते हैं, क्या शहाबुद्दीन हो सकते हैं, मैं 100 नाम गिना सकता हूं। बड़े बड़े भ्रष्टाचारी हो सकते हैं, गायत्री प्रसाद प्रजापति जैसे लोग हो सकते हैं, विधायक, मंत्री, परम पूज्य मंत्री। ये मैं नहीं कह रहा गायत्री कैसा था, अखिलेश जी का वीडियो मौजूद है गायत्री के बारे में कि गायत्री कितना बवाली था, अखिलेश जी का वीडियो मौजूद है। उनकी बात का तो खंडन कोई कर नहीं सकता, मेरी बात का कर भी दो तो। उनने खुद कहा वीडियो में कि हमारी कहां सुनता है अखिलेश गायत्री, नेताजी बैठे उन्होंने कहा वो तो आपकी सुनता है, मैं मुख्यमंत्री हूं लेकिन मेरी तो नहीं सुनता ना गायत्री, रिकॉर्ड में है। इसलिए नाराजगी मुझसे मत रखना, उधर रखना। वो सब लोग राजनीति में आ सकते हैं खड़गे जी के मुताबिक, उन सब का स्वागत है, सबके लिए लाल कालीन बिछाया जाएगा, गुलाब जल छिड़का जाएगा सब पर कि आइए पवित्र आत्माओं, भारत की राजनीति को परम पवित्र करिए। चूंकि आपने 22 मर्डर किए हैं, पीछे वाले ने 16 किए, क्या दंगों का आरोपी है। एक व्यक्ति से की कोई बात नापसंद हुई, वो दुकान पर बैठा था, एक ऐसे परम पवित्र नेता के लोग गए और उसके ऊपर 5 लीटर तेजाब डाल दिया, वहीं खाल डाइल्यूट हो गई। क्या बिहार, विवेक जी वो भी आपके गठबंधन में है, अटूट बंधन में है, क्या आहा गांठ जोड़ ली लालू जी ने, अभी फोटो खिंचाई थी। वो सब परम पवित्र, वो राजनीति में आने चाहिए, लेकिन संत नहीं आना चाहिए। कैसी भाषा है, कैसा विचार है। मुझे याद है अखिलेश जी के समय में कुंभ था, अशोक जी, तो ऐसी बहस हो रही थी तो कुछ विद्वानों ने कहा कि कुंभ में राजनीति नहीं होनी चाहिए, राजनीतिक विषय पर चर्चा नहीं होनी चाहिए। तो मैंने मालूम क्या कहा था अशोक जी, मुझे वो बहस याद है, बताइए कितने साल हो गए। मैंने कहा था शराब घर में राजनीति पर चर्चा हो सकती है, क्या कुंभ में नहीं हो सकती? मैंने पगला गए हो क्या? तब 25 करोड़ लोग आए थे। मैंने जहां भारत का 25 करोड़ आदमी इकट्ठा हुआ, राजनीति पर चर्चा होनी ही चाहिए। मुर्दों का कुंभ है क्या? 45 करोड़ लोग आएंगे,
कांग्रेस को अच्छा लगे या खराब लगे, विवेक जी माफ करिएगा, मैं आवाहन करता हूं इस मंच से, 45 करोड़ लोग आएंगे कुंभ में। राजनीति, धर्म नीति, अर्थनीति, रक्षा नीति, भारत की सब नीतियों पर चर्चा होनी चाहिए, समाज की हर नीति पर चर्चा होनी चाहिए। इतनी बड़ी संसद कहां मिलेगी हमको? मनीष बाबू, 45 करोड़ लोग सीधे सशरीर, कांग्रेस, सपा, बसपा, भाजपा सब जोड़ लो, इनके सारे असली नकली सारे सदस्य जोड़ लो, कितने? क्या 45 करोड़ लोग आएंगे? वहां चर्चा नहीं होनी चाहिए? अखाड़ों को नई ड्रेस भेजेंगी कांग्रेस, बोले तुम सफेद पहनो। कभी आपने ये कहा कि मदनी साहब जब राज्यसभा गए थे तो आपने कभी उनसे कहा था कि टोपी मत पहनो? नहीं ना, नहीं ना। क्या टोपी पहनने वालों को आपने राज्यसभा राजनीति में आने से रोका? नहीं ना। आप खुद लाए राजनीति में उनको कि नहीं लाए? फिर आप कहते हो हिंदू मुसलमान हो रहा है। भगवा वाला राजनीति से बाहर जाए, टोपी वाला अंदर आए। क्रॉस पहनने वाला आदमी राजनीति कर सकता है कि नहीं? खड़गे जी ने नहीं बताया। क्यों? क्रॉस लेके उसको चूमते हुए संसद आ सकते हैं, आप विधानसभा जा सकते हैं, भगवा नहीं। बोले क्यों भाई? सबसे पहला रंग तो भारत का यही है, और भारत का क्यों? अशोक जी भी सहमत होंगे और सारे मित्र सहमत होंगे। सूर्य जब उदित होता है, और ये तो मान लीजिए सूर्य दुनिया में भाजपा और कांग्रेस दोनों से पहले से, क्या खड़गे जी से भी पहले से? सूर्य जब उदित होता है तो उसका रंग वही होता है, भगवा। क्या विवेक जी? और जब अस्त होता है तब भी रंग यही होता है, भाई यहां भी और पूरी दुनिया में। क्या कांग्रेस उसके खिलाफ भी आंदोलन करेगी? बोले ना भाई सूर्य का रंग सफेद कराओ, ये भगवा नहीं चलेगा। नहीं ना। व्यक्तियों से लड़िए, भारत के मान्य प्रतीकों से मत लड़िए, भारत की आस्था के मान बिंदुओं से मत लड़िए। मैंने इसीलिए अखाड़ों का उदाहरण दिया था आपको। अखाड़ों में शास्त्र विद्या से ज्यादा शस्त्र विद्या अपरिहार्य है आज भी। आज भी आप लोगों ने क्या संत का मतलब ये समझ लिया, राधे 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 श्याम मिला दे, बस? नहीं जी, भारत के संत ने शिवाजी पैदा कर दिया। शिवाजी, समर्थ गुरु रामदास। ये तो लक्ष्मण रेखा में पहली बात देख रहा हूं। राजनीति में सब आओ, चोर भी आओ, उचक्के भी आओ, संत नहीं आएगा। बोले ना संत हो बाहर जाओ, उचक्के हो अंदर आओ, भ्रष्टाचारी हो बोले अंदर आओ, हिंसक हो अंदर आओ, संत हो बाहर जाओ। और इस पर भी नाराजगी क्यों कि एक रहो मत बटो? अमेरिका में जब ये नारा चला तो सबने ताली बजाई, यूनाइटेड वी स्टैंड का, और बिखरेंगे तो गिर जाएंगे। अंग्रेजी में बोला जाए तो ताली बजाओगे, और हिंदी में कह दिया जाए तो बुरा मान जाओगे। एक रहो से सुरक्षित रहो, ये भारत का नहीं दुनिया के समाज का यही नियम है। अच्छे बुरे सब यही कहते भाई एक रहो। इससे नाराजगी क्यों? और इससे नाराजगी है भी व्यक्ति से, तो कम से कम भगवा से नाराजगी ठीक नहीं। और आखिरी बात, 24-23 तारीख को छोड़ देते हैं, इतना बड़ा फैसला एकदम कुछ घंटों में क्या होगा। 24 तारीख को 25 तारीख को हम और अशोक जी फिर मिलेंगे, और तब इस बात की परख करेंगे कि भाई महाराष्ट्र का रिजल्ट आ गया है, योगी जी हटाए गए कि नहीं हटाए गए। अशोक जी ठीक है ना? और नहीं तो उसका कोई लॉजिक ढूंढ के तब तक समाजवादी पार्टी को रखना होगा कि नहीं खबर तो पक्की थी, गलत कैसे हो गई। धन्यवाद।